अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और हर तरफ गुफ्तगू यही हो रही है कि कल मसला फ़लस्तीन के लिए इंतहाई अहम दिन रहा, क्योंकि द वन मैन हु कैन चेंज थिंग्स मेट द ग्रुप हु कुड डू इट। मतलब ये कि अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात हुई इस्लामी अरब ममालिक के ग्रुप से, जिसके बाद ट्रंप ने इस मुलाकात को न सिर्फ मुस्बत करार दिया बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ये वही ग्रोह है, सिर्फ यही ग्रोह है जो कि कोई किरदार अदा कर सकता है मसला फ़लस्तीन को हल करने के लिए। मजीद भी बात की, ट्रंप की ज़बानी सुनिए। मुस्बत तो करार दिया ट्रंप ने मुलाकात को, लेकिन साथ ही ये कहा कि जो बाकी ममालिक के अलावा इसराइल से मुलाकात हुई है उसके बारे में थोड़ी रिजर्वेशंस है ट्रंप को भी। अब ये क्या मुराद रखता है सारी जो मामला है, सारा जो इशू है इसके लिए? एक तरफ इस्लामी ममालिक, अरब ममालिक जो कि इस मुलाकात को बड़ा फ्रूटफुल करार दे रहे हैं, चाहे आप उर्दवान का बयान ले लें या बाकी सबका, लेकिन दूसरी जानिब ट्रंप खुद ये कह रहे हैं कि इसराइल से जो बातचीत है वो ज़्यादा उसके लिए पॉजिटिव नहीं है या खातिर खा नहीं रही। दूसरी जानिब ये भी हम देख रहे हैं कि इसराइल ने एज़ यूजुअल अब गज़ा सिटी के अंदर भी बर्बरियत जारी रखे हुए है, वहाँ पर शदीद बमबारी इस वक्त भी जारी है। तो ये जो अमेरिका की तरफ से सारे के सारे मामला चल रहे हैं, रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं या ऑब्जर्वर्स ये भी कह रहे हैं कि वाशिंगटन की तरफ से कुछ मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही हैं। एक तरफ तो ये पैगाम दिया जा रहा है या फीलिंग आ रही है कि वाशिंगटन संजीदा है इस मामले को रिजॉल्व करने के लिए, गज़ा और फ़लस्तीन का मामला हल करने के लिए, लेकिन फिर दूसरी तरफ जो इसराइल के लिए उसके सेंटिमेंट्स हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं। तो क्या अमेरिका ऐसी सूरत हाल में गज़ा और मसला फ़लस्तीन को हल करने के लिए जो इक़दामात कर रहा है वो संजीदा भी हैं या नहीं? इसी से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद इकबाल साहब, उमर चीमा साहब, रीमा उमर साहिबा और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये बताइएगा, बाकी ममालिक से तो मुलाकात से मुतल्लिक अरब ममालिक भी दावे कर रहे हैं कि फ्रूटफुल रही, ट्रंप खुद आके कह रहे हैं, लेकिन इसराइल से उनको जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कहें या जिस तरह से इसराइल के बारे में मोहतात हैं, उससे क्या तज्जिया लगाते हैं आप? इस वक्त अमरीका का आपको स्टांस क्या लग रहा है? क्या वाकई में ये संजीदा कोशिशें हैं या नहीं है? अलीना, मुझे तो बात का लगता है कि इसराइल के मामले में अमेरिका बहुत ज्यादा बेबस है। जो सदर ट्रंप हैं वो पूरी दुनिया के साथ वो जो चाहे वो डिक्टेट कर सकते हैं, सवाए दो हेड ऑफ द गवर्नमेंट से, एक पुतिन के साथ और दूसरा इजराइल के साथ। और अब ये देखने के कदर में बमबारी हुई तो सदर ट्रंप उसके बारे में कुछ नहीं कर सके। हालांकि कतर उनका बड़ा एक करीबी इत्तेहादी समझा जाता है और उनका सबसे ज्यादा जो इस टाइम अमरीकी फौजी हैं मिडल ईस्ट में वो कतर में मौजूद है, लेकिन अमेरिका ने कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ जो अभी ये यूएन की जनरल असेंबली की मीटिंग हुई, इसमें अमेरिका बहुत बुरी तरह एक्सपोज भी हुआ। वो अमेरिका जो कि एक सुपर पावर तस्लीम किया जाता है, अभी हमने ये देखा कि उसके जो अहम इत्तेहादी हैं वो सारे दूसरी तरफ खड़े थे। उन्होंने फलस्तीन को ऐसा रियासत तस्लीम किया और इस तरह से और ऐसे अंदाज में किया, उस टाइम पर किया कि अमेरिका की तरफ से बड़ा दबाव भी था कि आप ना करें। इसके बावजूद उन्होंने किया। खासतौर पे अमेरिका जो सदर ट्रंप है, इसको जो फ्रांस के सदर है उन पर बहुत गुस्सा था। इन्होंने बाज का इस बात का बर्मिला इजहार भी किया कि ये सारी मूवमेंट को लीड मैक्रोन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ना सिर्फ फ्रांस ने किया, यूके ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, कनाडा ने किया, पुर्तगाल ने किया। तो ये ओवरऑल एक अमेरिका की बहुत ज्यादा शिकस्त भी है, अमेरिका की बेबसी भी नजर आती है। अभी इन सारे हालात में जब अमेरिका के इत्तेहादी भी दूसरी साइड पे खड़े हैं और इसराइल किसी तरह से भी अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं है, तो उस लिहाज से जो ट्रंप के अल्फाज हैं उनकी अहमियत ही नहीं है। जो बाकी मुसलमान ममालिक है, मुसलमान ममालिक ने इस मामले में क्या करना है? जो उन पर एक ज्यादा प्रेशर आ रहा होता है वो ये आ रहा होता है कि आप हमास को डिसोन करें, और साथ ये भी इसरार होता है कि आप हमास को कायल करें कि उनके पास जो भी कैदी हैं जो कि इसराइली उन्होंने कैद रखे हुए हैं उनको वो छोड़ दें, जो जिनको यरगमाल बनाया हुआ है। ये है कि ये दो चीजें एक टाइम पर हो नहीं सकती। अगर आप जो है आप चाहते हैं कि हमास को इस बात पे कायल किया जाए,
जो मुल्क उनके साथ मुज़ाकरात कर रहा था उसके उस पर जाके आपने बमबारी की है। तो ये जो ट्रम्प का जो ओवरऑल ये बातें कर रही है, ये गैर संजीदा गुफ्तगू है। मुझे नहीं लग रहा कि वो इसराइल के जितने भी एक्शंस हैं उनको ट्रम्प कंट्रोल कर पा रहा है। बाकी जो मुसलमान ममालिक हैं उनमें तो बहुत ज्यादा इस टाइम एक फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती जा रही है। ये पहली दफा हुआ है कि जब भी अभी कतर पर जो बमबारी हुई है तो जो इजिप्ट की तरफ से, मिस्र की तरफ से जो वजारत खारजा ने स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने इसराइल के लिए दुश्मन का वर्ड इस्तेमाल किया है। उससे पहले उन्होंने कभी दोस्त भी नहीं कहा, लेकिन दुश्मन का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन की अक्सी है कि वो जितनी बमबारी कर रहा है उससे ज्यादा उससे ये भी होता है कि जो मुहाजिरीन है या वो मिस्र की तरफ जाते हैं या उर्दन की तरफ जाते हैं। तो ये क्या होगा, यानी कि मुसलमान ममालिक क्या कर सकते हैं। एक तो ये था हमास वाला मामला। हम्म। दूसरा ये हो सकता है जी कि अगर इधर जंगबंदी होती है तो वो इसकी डेवलपमेंट की जिम्मेदारी लें, लेकिन साथ वो डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी ले लेंगे, ये भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो नेतन्याहू है वो तो कह रहा है कि हम इसको टू स्टेट के सोल्यूशन को तस्लीम नहीं कर रहे। हम्म। वो कब्जे के शक्ल में है, वो गजा पर कब्जा करना चाह रहा है। तो इस सारे अमल में मुझे तो बात का ऐसा लगता है कि इधर से मामला कहीं आगे ना बढ़ जाए। यानी कि खैर क्या आगे मतलब? जो फलस्तीनियों के साथ जो वो कर रहा है वो तो नस्लकुशी कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे वो कोई कोई इंतहा देख कर पीछे हटेगा। इसराइल जिस हद तक जा रहा है और जिस तरह वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो मामला आगे कोई इंतहाई स्टेप की तरफ जाए। सर, वो इंतहाई स्टेप क्या है? क्या खदशा आपको लग रहा है? देखिए मुझे तो ये लगता है कि हो सकता है कि टेंशन और बढ़े। ये कोई किसी तरह तुर्की पर बमबारी करे, तो इसी तरह करे कि लेट से कि कोई महाजरीन है जो कि फलस्तीन से गए हैं और वो कह दें जी कि इनमें कोई हमास के लोग भी गए हैं। तो इस तरह से कोई तुर्की के साथ उसकी टेंशन शुरू हो जाए और जो मुसलमान हम्म। ममालिक भी इसमें हम्म। शामिल हो जाएं। तो क्योंकि आप देखें ना, एक कतर के मामले पे खामोशी आई है, हम्म। लेकिन उसके साथ साथ बाकी ममालिक ने अमली इकदाम उठाने शुरू कर करने दिए शुरू हैं। कर दिए। जिस तरह सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ अलायंस बनाया है, ये एक बड़ी क्रेडिबल किस्म की एक उनका एक मूव थी। और ये को बड़ी देर से नहीं अच्छा। चल रही थी। ठीक है। कहने को तो वो कह रहे थे कि ये बड़ी देर से चल रही थी, बेसिकली ये कतर पर बमबारी का नतीजा था। पहले अगर बातें चलती थी तो कोई कभी किसी एक इस फैसला कुन मरहले पर नहीं आई। कतर पर तो बमबारी के बाद फैसला कुन मरहले बड़ी पर आई हैं। तशवीशनाक मुझे ये लग बड़ा रहा है कि तशवीशनाक जैसे खाका आप खींच रहे हैं। लेकिन स्पीकिंग ऑफ टर्की, इसी चीज़ को आगे रीमा की तरफ बढ़ाती हूँ। रीमा, क्या आपको भी ये लगता है कि अमेरिका की ये जो कोशिशें हैं ये गैर संजीदा हैं? क्योंकि बयानात तो ट्रंप इस वक्त दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो, और फिर दूसरी तरफ जो अरब ममालिक या मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने कल मीटिंग की, उसमें से तुर्की के सदर को ही ले लें, उन्होंने आगे कहा बड़ी फ्रूटफुल रही मसला है फ़लस्तीन के लिए मीटिंग। तो फिर वो ऐसा क्यों कहेंगे अगर इसमें से कुछ नहीं है और गैर संजीदगी की बुआ आई उनको? तो जी शुक्रिया लीना। मेरा ख्याल है ये डिप्लोमेटिक जबान होती है। कोई मुझे तो डिटेल्स नजर नहीं आई किसी की भी स्टेटमेंट्स में से या किसी भी ऑफिशियल रिपोर्ट जो मीटिंग हुई है उसकी, जिससे मैं समझ सकूं कि ये संजीदा मीटिंग थी और कोई हल की तरफ या डायरेक्शन एटलीस्ट जो तय हो गई है कि मामला हल किस तरह होगा। आपने बहुत बार बात की रेजोल्यूशन की, हल की, कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने की। फ्रैंकली मेरा ख्याल है हम चार लोग इस पैनल पे हैं, आप भी बताएं क्या होगा आइडियल हल इस इस लड़ाई का, या इसको हम जंग नहीं कहेंगे, इजराइल की बर्बरियत का हल क्या होगा। ये बहुत ही एक मुश्किल सवाल है अब जब हम 2025 में जो सिचुएशन हो चुकी है, बना दी गई है इजराइल की तरफ से और उसके जो एलाइज हिस्टोरिकली रहे हैं उनकी तरफ से, और कुछ गलतियां जो अरब ममालिक ने भी की हैं उसकी वजह से अब मुझे फ्रैंकली कोई हल नजर नहीं आता। हम आज तो सेलिब्रेट करते हैं कि बहुत से ममालिक फलस्तीन को रिकग्नाइज कर रहे हैं। टू स्टेट सोल्यूशन जो है अरसे से जिसकी बात हो रही है, हम देख रहे हैं उस पर शायद कुछ अमल दरामद हो रहा है, लेकिन ये टू स्टेट सोल्यूशन अब कितनी फीजिबल है? मतलब मैं ज्यादा सिनिसिज्म नहीं दिखाना चाहती, लेकिन अगर इसराइल के रवैये में तब्दीली नहीं आती तो टू स्टेट सोल्यूशन में फलस्तीन स्टेट दिखेगी कैसे? फलस्तीन के जो लोग हैं क्या वो इलेक्ट नहीं कर पाएंगे अपनी लीडरशिप को? अब आप सोचिए यूएन जनरल असेंबली है, उसमें अमेरिका ने इजाजत ही नहीं दी
वीजाज ही नहीं दिए फलस्तीन की जो डेलीगेशन है कि वो आके फिजिकली वहां पे बात करे। तो ये 2 स्टेट सोल्यूशन ठीक है, बहुत अच्छी बात है, रिकग्नाइज करें फलस्तीन को, लेकिन इन प्रैक्टिस अगर इजराइल ऐसा ही रहेगा तो मुझे नहीं समझ आती वो रेजोल्यूशन ऑन इट्स ओन किस तरह से है। एक तरह से एक रेड हेरिंग लगता है कि जो एक्चुअल मसले की जड़ है उसको आप अवॉइड करते हुए एक अच्छी बात जैसे आप कहते हैं वो कर दो कि फलस्तीन को हम रिकग्नाइज करते हैं। दूसरी बात यह कि अगर ऑप्शन ऑल्टरनेटिव क्या है सिंगल स्टेट में, क्या इसराइल जो फलस्तीनी हैं उनको इक्वल राइट्स देगा? क्या उस तरह की रियासत जो है वो फलस्तीन को एक्सेप्टेबल होगी? मतलब ये बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसका मेरे पास कोई जवाब टू बी ऑनेस्ट नहीं है। कोई आइडियल सिनारियो, इवन कोई अच्छा सिनारियो फलस्तीन के लोगों के लिए समझ नहीं आता। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि हमास जो है वो सरेंडर कर ले, हॉस्टेजेस जो हैं जो रिलीज होने चाहिए, मैं तो कहूंगी हॉस्टेजेस रिलीज करने चाहिए हमास को, वो भी एक वॉर क्राइम है अगर आप इंटरनेशनल लॉ फ्रेमवर्क में देखें। लेकिन फिर क्या कौन है जो आपको एक्सेप्टेबल होगा और क्यों हमास जो है अब सरेंडर करेगा? उनको क्या मिला पिछले 2 साल में, ये सवाल भी जन्म लेता है। तो ये एक इस तरह की सिचुएशन है, हम सब रेजोल्यूशन की तरफ जाने की बात करते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उस पर कुछ अग्रीमेंट हो सकती है कि रेजोल्यूशन क्या होगा इसका। मतलब इस वक्त तो फ्रैंकली एक चीज जो बहुत अहम है वो है कि खून खराबा रुके, लेकिन वो एक दफा रुक गया, सीज फायर हो भी गई, तो आगे क्या क्या गारंटी है ये फिर से नहीं होगा? सो आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास तो बहुत से सवालात हैं, क्योंकि जब मैं ये स्पीचेस सुन रही थी मुझे तजाद नजर आ रहा था। हम जिन जिन लोगों को सेलिब्रेट कर रहे हैं उनकी आपस में बातों में तजाद है। तो एग्जैक्टली क्या है जिसकी तरफ हम चाहते हैं ये मामला बढ़े? क्योंकि इजराइल जिस तरह की उसकी एक आइडियोलॉजिकल रियासत है, क्या वो किस तरह वो उनमें क्या तब्दीली आएगी, किस तरह उनके लोग, अब अगर आप देखें इसराइल में सिर्फ हुकूमत नहीं, ये आसान है कहना कि हुकूमत जो है वो पावर में रहने के लिए इस तरह के इकदाम ले रही है क्योंकि वो लेकिन इसराइल के लोगों में जिस तरह का एक खौफ बैठ चुका है, वो बहुत से ऐसे अब डॉक्यूमेंट्रीज हैं आप देखते हैं जिसमें उनके लिए फलस्तीन के लोग जो हैं वो इंसान ही नहीं हैं, वो उनको इंसान नहीं समझते, वो हर फलस्तीन के बच्चे को समझते हैं कि ये बड़ा होकर दहशतगर्द बनेगा। इस तरह की सिचुएशन में आप क्या कैसे आगे बढ़ सकते हैं? मेरा ख्याल है मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि कुछ ममालिक ने फलस्तीन को रिकग्नाइज किया है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे ममालिक भी है जैसे ईरान, वो कहता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन में वो यकीन नहीं करते। फिर अमेरिका है जो कहता है कि जिन ममालिक ने फलस्तीन को रिकग्नाइज किया है वो हमास को रिवॉर्ड कर रहे हैं। तो इस सब के में किस तरफ कहाँ हल, आई डोंट नो, मे बी शायद पैनल में हमें कोई बता सके कि इसका वो किस तरह देखते हैं कि इसकी रेजोल्यूशन आइडियली क्या होगी। अच्छा, आपने कहा कि बहुत सी ऐसी नेशंस थी जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उनके रवैये में भी आपको, उनकी तकरीरों में भी आपको तजाद दिखा। क्या नाम लेना चाहेंगी? जी अलीना, फलस्तीन को रिकग्नाइज करना एक बात है, या अमेरिका की आप बात कर लें। अमेरिका कहता है हमने जो है पीस की तरफ बढ़ना है, और अमेरिका ने सब अरब इस्लामिक ममालिक को इकट्ठा भी किया, लेकिन फिर वो दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि फलस्तीन को रिकग्नाइज जिन ममालिक ने किया उन्होंने गलत किया, उन्होंने हमास को रिवॉर्ड किया। फिर आप देख लें कि बहुत से ममालिक जो फलस्तीन को रिकग्नाइज कर रहे हैं वो हमास को लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव नहीं समझते किसी भी तरह से फलस्तीन के लोगों का। वो किस तरह फिर वो फलस्तीन की आवाज कहाँ गई, ये मेरा एक सवाल है। इसके अलावा वो जिस संजीदगी से जेनोसाइड जो हो रही है फलस्तीन में, उसको उस तरह रिकग्नाइज नहीं करते कि ये जेनोसाइड है, जो उनपे इंटरनेशनल लॉ में फिर से उसका हवाला दूंगी, उसके तहत उनपे जो जिम्मेदारी है कि वो इजराइल को किसी तरह से भी सपोर्ट ना करे क्योंकि वो नस्ल कुशी कर रहे हैं, वो भी वो रुक नहीं रहे उससे। आप ब्रिटानिया का बयान 1 हफ्ते पहले का ही देख लें, वो कहते हैं जेनोसाइड तो हो ही नहीं रही। तो ये सब ताजाद है, जो जड़ है इशू की कोई भी वहां पे जाना नहीं चाहता। आप कह लें वो इजराइल फलस्तीन को रिकग्नाइज करें, अच्छी बात है, लेकिन क्या 2 स्टेट सोल्यूशन जब तक आप ये जो आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं उनको एड्रेस नहीं करते, जो खतरा है, जो रेसिज्म है फ्रैंकली उसको एड्रेस नहीं करते, तो
टू स्टेट सोल्यूशन हो भी जाएगा तो उसके बाद क्या गारंटी है कि इस तरह का मसला फिर से कुछ साल बाद नहीं खड़ा हो अच्छा, मसला ये है कि रीमा, आप निशानदेही बिल्कुल सही कर रही हैं, लेकिन जिन बातों की आप निशानदेही कर रही हैं वो तो एक अरसा लगता है सोच को चेंज होने के लिए। अब जितना नफरत भरी गई है, जितना गंद भरा गया है फ़लस्तीनियों से मुतल्लिक इसराइलियों के दिमाग में, उसको चेंज करने के लिए क्या फौरी हल और फिर ऑब्वियसली इसका देरपा हल? शहजाद से पूछते हैं। शहजाद, आपको भी क्या ऐसे ही लगता है कि इस वक्त हल फौरी तौर पर कुछ मुमकिन नहीं है? क्या यही प्रॉब्लम है कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे इसको करें रिजॉल्व? देखिए, इसमें एक पॉजिटिव बात तो ये अलीना कि एक मोमेंटम बना है गजा के लिए, फलस्तीन के लिए, और ये पूरा जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास था, अगर आप देखें तो ये इस फलस्तीन के इशू के इर्द गिर्द घूम रहा था। कहीं गजा के जंगबंदी की बात हो रही थी, कहीं बात हो रही थी कि फलस्तीन और इसराइल जो है वो टू स्टेट सोल्यूशन के तहत इसका मसले का हल निकाला जाए। साइडलाइंस पे जितनी मुलाकातें हुई हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की अरब ममालिक से हुई हो और मुस्लिम ममालिक से हुई हो, या जो फ्रांस और सऊदी अरब ने एक मीटिंग होस्ट की जिसमें बहुत सारे मुल्क थे सिवाय अमेरिका और इसराइल के, काफी पावरफुल मुल्क वहां पे मौजूद थे। तो ये एक पॉजिटिव तो है, बट फ्रैंकली ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई हम पॉजिटिव आउटकम की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे। अभी बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं आई हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम कंट्रीज के सरबराहों से मुलाकात की है कि उसमें क्या तजवीज की गई है या किस चीज पे कोई फाइनल किया गया है कि किस प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। जो जराये से खबरें आ रही थी और जो प्लान पिच कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कि कहा जाता है इस मीटिंग में वो पिच करेंगे, मुझे तो उसकी इंप्लीमेंटेशन पे बड़ा डाउट है, क्योंकि वो क्या प्लान है डोनाल्ड ट्रंप साहब का। वो कहते हैं कि जो अरब ममालिक है या जो मुस्लिम कंट्रीज है इस रीजन में, जो लीडर्स हैं, वो अपने ट्रूप्स को यहाँ पे भेजें ताकि इसराइली फौज का इनखला हो गजा से। दूसरा, वो ये कहते हैं कि हमास की जो टोटल लीडरशिप है या जो हमास है उसको बिल्कुल अनआर्म्ड कर दें या उनको टोटली एलिमिनेट कर दें, और इसके बाद जो इस जगह की फंडिंग है, जो इसकी रिहेबिलिटेशन है, वो भी जो रीजनल कंट्रीज हैं खासतौर पर अरब ममालिक, वो इसकी जिम्मेदारी संभाल लें। अब मुझे आप बताइए कि क्या इस पर इसराइल मान जाएगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने या अमेरिका ने ये इसराइल से डिस्कस भी किया या नहीं किया है? क्योंकि जो नेतन्याहू के बयान है वो तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, और ना सिर्फ बयान मुख्तलिफ है, उनके जो एक्शंस है वो तो बिल्कुल 180 डिग्री पे मुख्तलिफ है। क्योंकि अपेरेंटली तो हमें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि ये प्लान है कि हमास को एलिमिनेट कर दें, अरब ममालिक अपनी फोर्सेज वहां भेज दें ताकि इसराइली फोर्सेज वहां से निकल जाएं, तो ऐसा लगता है कि शायद इसराइल से डिस्कशन करके किया होगा। बट इस वक्त हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि 2 साल में 65,000 फलस्तीनी को मारा जा चुका है, जिसमें बच्चे हैं, जिसमें औरतें हैं। ऐसा नहीं कि 65,000 हमास के लोग थे। तो इसराइल ने अगर इतना आराम से निकलना होता तो वो ये क्यों करता? वो वेस्ट बैंक में अपनी सेटलमेंट्स को मजीद बढ़ा रहे हैं, वो वहां पे कोशिश कर रहे हैं वेस्ट बैंक के जो मजीद बचा कुचा इलाका है वो भी एनेक्स कर लें। वो गजा में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनके जो ट्रूप्स है ऑन ग्राउंड है, और कोशिश कर रहे हैं कि जो गजा में रहने वाले लोग हैं उनको बिल्कुल ही कॉर्नर कर दिया जाए, यानी जगह पे कब्जा कर लिया जाए। वो भूख को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस कंट्री के या जिस लीडर के ये अजाइम हो, आप मुझे बताएं कि वहां पे ये सोल्यूशन कैसे फीजिबल हो सकता है कि अरब ममालिक अपने ट्रूप्स भेज देंगे तो इसराइल वहां से निकल जाएगा। क्योंकि मेरे ख्याल से इस इशू को ऐसा लिया जा रहा है कि इसराइल के लिए या नेतन्याहू के लिए हमास इज दी ओनली इशू। हमास खत्म हो जाए तो उनको कोई मसला नहीं है कि फलस्तीनी को एग्जिस्ट करें हमारे साथ, बट ऐसा नहीं है। वो टू स्टेट के भी खिलाफ है, और जो उनके मैंने अभी एक्शंस बताए उससे भी ये लगता है कि मसला हमास नहीं है। अगर हमास मसला होता तो आप बच्चों को क्यों मार रहे होते, आप खवातीन को क्यों मार रहे होते, आप भूख को क्यों आप एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते, आप जेनोसाइड क्यों कर रहे होते, जो कि यूएन कमीशन ने भी अब डिक्लेयर कर दिया कि इसराइल ने वहां पर किया है जेनोसाइड। तो उनके अजाइम तो बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहे हैं। मैं उस थ्योरीज में नहीं जाना चाह रहा जो वहां पे कुछ लोग उनके पिच करते रहे कि कोई ग्रेटर इसराइल बनेगा और इस तरह के मामला थे, लेकिन ये तो नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन में खुद एक नक्शा दिखाया था जिसमें वेस्ट बैंक और गजा के इलाकों पर उनका कब्जा था। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इसराइल कहीं से टेरिटरी देने के उनका कोई इरादा है। इसलिए जो प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का कि अरब ममालिक वहां पे आके ट्रूप्स भी भेजें और फंडिंग करें, वहां को रिहेबिलिटेट करें, इसकी इंप्लीमेंटेशन के मुझे इम्कान नहीं नजर आ रहे। जहां तक टू स्टेट, एक तो ये पहली बात है ना कि जंगबंदी कैसे होगी, फिर जो फर्दर इसकी बात है कि टू स्टेट सोल्यूशन, देखिए रिकग्नाइज कर रहे हैं, सिंबॉलिकली भी इंपॉर्टेंट है और दबाव के तौर पर भी इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ रिकग्नाइज करने से क्या उसका जो रियासत है उसका तस्वुर मुकम्मल हो जाएगा? ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो ज्योग्राफिकली क्या होगा फलस्तीन वो हमें नहीं पता। इसराइल तो एज आई सेड कि वो तो इंक्रोच कर रहा है, वो तो ज्यादा से ज्यादा वेस्ट बैंक और गजा के इलाकों को इंक्रोच कर रहा है, और एक दफा कर लिया, क्या वो वहां से निकलेंगे? दूसरा, क्या फलस्तीनी अथॉरिटी है जो भी वहां पे लीडरशिप होगी या जो रियासत है उसका कंट्रोल कितना होगा? क्योंकि अभी तो हमें इंटरनल सिक्योरिटी का नहीं पता, और इसके अलावा जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी होगी,
वो तो इसराइल किसी सूरत गिव अप नहीं करेगा, तो यानी कि कंट्रोल भी आपका अपने मुल्क पे नहीं होगा। तो इसलिए रिकग्नाइज करना ठीक है, डिप्लोमेटिक टाइज तो आपके स्टैब्लिश हो जाएंगे, बट एक रियासत का वजूद कैसे, रियासत वजूद में कैसे आएगी, इस पे मेरे बड़े कंसर्न है। उसमें मेरे ख्याल से कोई क्लैरिटी भी नहीं है, ना ज्योग्राफिकली कैसे होगा, ना वहां पे एक फंक्शनल लीडरशिप कैसे होगी जो कि एक मुल्क के मामलात को संभाल रही होगी या कंट्रोल कर रही होगी। तो मुझे भी यही लगता है कि मोमेंटम जरूर हुआ है, आई होप एंड आई प्रे कि ये किसी अच्छे कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़े, बट मेरे ख्याल से इसमें बहुत वक्त लगेगा और ये मुश्किल लग रहा है। देखिए, अगर अगर ये तमाम ममालिक, यूएन कमीशन और समेत तमाम यूरोपियन ममालिक भी अभी कहते हैं ना कि जेनोसाइड है, तो एक्शन हमें नजर आने चाहिए। देखिए, इस मफरूजे पे कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा है और वो शायद वेपन ग्रेड तक लेके जाए अपना न्यूक्लियर, उन पे सैंक्शंस लगा दी गई। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 65,000, मतलब दिन के सैकड़ों बच्चे औरतों को मारा जाता है, लेकिन सिर्फ जबानी बातें हैं। क्यों नहीं हो सकता कि इसराइल पे सैंक्शंस लगाए जाए? क्यों ये नहीं हो सकता कि जो तमाम कंट्रीज हैं, नॉट ओनली मुस्लिम कंट्रीज या अरब ममालिक, जिनको भी ह्यूमैनिटी का दर्द है, वो सैंक्शंस लगाएं उन पे ऊपर, वो उनसे ट्रेड कट ऑफ करें। हम यहाँ पे ये बात तो नहीं कर रहे ना कि चलें आप भी अपनी जंग फौजी भेजें और लड़ाई करें वहां पे, क्योंकि हमें पता है जंग कोई हल नहीं है और वो मजीद मामला जो है वो एस्केलेट लेकिन शहजाद ये भी तो सच है ना, आज मॉडर्न दुनिया में इकोनॉमी की जंग ही सबसे बड़ी जंग है, राइट? तो अगर इकोनॉमिकली, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आपने ये इकदाम नहीं उठाने तो फिर इसराइल वहां पे मारता रहेगा। ठीक है, देखिए ये तो मैं जैसे मैं कह रहा हूँ कि शायद ये एक हल ना हो कि वहां पे आप जंग पूरे खत्ते तक फैल जाए, पूरी दुनिया तक फैल जाए, लेकिन फिर क्या करेंगे आप? सिर्फ ये करेंगे हम रिकग्नाइज कर रहे हैं, चलो आज 100 बंदे और मार दो, फिर रिकग्नाइज करेंगे, फिर 100 बच्चे और मार दो, फिर वहां पे ना फंड्स आप पहुंचने दे रहे हैं, ना खाने पीने की अशिया पहुंचने दे रहे हैं। इन्फ्लुएंस की भी तो जहां आप एक बात ठीक कह रहे हैं, वहां इन्फ्लुएंस की भी बात है। और इस वक्त नजर आ रहा है कि साफी साहब इसराइल को जो हल्लाशेरी देता है, हार्श रियलिटी की बात करूं, देखिए ये शहजाद आपका पॉइंट आ गया है सब। जी एक सिर्फ मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ। दोहा पर हमला हुआ, क्योंकि जीसीसी कंट्रीज में कभी इसराइल ने हमला नहीं किया था। आपने देखा कि वहां पे क्या सोच बदल गई कि हमें कुछ करना पड़ेगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया, कतर कह रहा है कि हमसे माफी मांगो तब हम सालिस का किरदार अदा करेंगे, बट फलस्तीन में रोज सैकड़ों बच्चे और औरतें और मर्द मरते हैं वहां पे, लेकिन हमने नहीं देखा इस तरह का कोई अलायंस है, किसी को दर्द उठाओ, सिर्फ बयानात ही हैं। ठीक है, सलीम साफी साहब को शामिल गुफ्तगू करने का मौका दीजिएगा। साफी साहब, इन्फ्लुएंस की हम बात कर रहे थे इससे पहले। सर, ये हकीकत है कि इसराइल को हल्लाशेरी भी अमेरिका की तरफ से ही मिलती है, और शायद अगर कोई किसी तरह से उनको कंट्रोल कर सकता है तो वो भी ट्रंप और अमेरिका ही हैं। जो जिस तरह से माहौल इस वक्त अमेरिका में बन रहा है और ट्रंप के बयानात, आपको किस हद तक वो संजीदगी उसमें नजर आती है? देखिए, संजीदगी सिर्फ दो वजूहात की वजह से नज़र आती है कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि शायद ट्रंप संजीदा होंगे। एक उनकी जो नोबेल प्राइज़ की ख्वाहिश है उसकी वजह से, और दूसरा वो माली और इक़्तिसादी वजूहात की बुनियाद पर अरब इत्तेहादियों को खोना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए अगर ट्रंप थोड़े बहुत संजीदगी का मुजाहरा करेंगे तो वो इस वजह से करेंगे, लेकिन ट्रंप से इस कार खैर की उम्मीद कर लगाना मेरे ख्याल में वो अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है। क्योंकि इस वक्त तक हम जब देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ किया है अमलन, और वो इज़राइल के कहने पे और इज़राइल की ख्वाहिश के मुताबिक और इज़राइल की मंशा के मुताबिक किया है। मसलन अब ये इज़राइल के लिए एक दचका है कि यूरोपियन ममालिक ने फ़लस्तीन को तस्लीम किया एक आज़ाद रियासत के तौर पर, लेकिन उसमें वो मुश्किलात अपनी जगह पे हैं कि वो कैसे होगा, क्या नहीं होगा, क्या, लेकिन उसके बारे में भी ट्रंप ने उस पर गुस्सा किया और उसका उन्होंने ये तबसरा किया, बजाय इसके कि वो उसको अप्रिशिएट करते। तो ट्रंप ने अप्रिशिएट करने की बजाय उसको कहा कि ये तो हमास को इनाम देने के मुतरादिफ है। इसी तरह सलामती कौंसिल में जितनी करारदादें भी गजा की जंगबंदी के लिए आती हैं तो उसको अमेरिका की तरफ से वीटो किया जाता है। इसी तरह आप देखें कि खुद डोनाल्ड ट्रंप वो ज़ुबान बोल रहे हैं और अमरीकी वो ज़ुबान बोल रहे हैं जो कि इज़राइल के लिए काबिल कबूल है और जो इज़राइल की ज़ुबान है। अब मुझे तो ये लगता है कि पहले तो हम ये क्या सोचते थे कि इज़राइल जो है वो अमरीका का मातहत है और या अमरीका के ज़ेर असर है, लेकिन इस वक्त ये लगता है कि ट्रंप जो है
वो इज़राइल के सामने बेबस है, क्योंकि उसकी जो ये ख्वाहिश, तो ये तो उधर भी यूएन में भी कहा गया, शायद फ्रांस के सदर ने ये बात कही कि उनको फ़लस्तीन का मसला हल किए बगैर और गज़ा का मसला हल किए बगैर उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिल सकता। तो अगर उनके नोबेल प्राइज़ के हाल में सबसे बड़ी कोई रुकावट है तो वो खुद नेतन्याहू है। नेतन्याहू इस वक्त ऐसे लगते हैं कि वो डिक्टेटिंग पोजीशन में है, डिक्टेट करता है डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वो उसका लहजा और उसके काम वो सालिस वाले भी नहीं है, वो फरीक वाले हैं, और एक ऐसा फरीक जो कि इजराइल के साथ खड़ा है। तो सालिसी तो वो बंदा कर सकेगा, हल तो वो निकाल सकेगा जो कि सालिसी के मूड में हो और सालिसी के तहत सालिसी की जानिब इक़दाम उठाए। अच्छा, मैं एक और जाविया पेश करना चाहती हूँ इसका। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है गज़ा का इसराइल के साथ, ये अमेरिका को सूट भी करता है, ख़ासकर आज की दुनिया में जहाँ हम देख रहे हैं कि अमेरिका का पहले सोल सुपर पावर होने का एक तासुर अब ख़त्म होता जा रहा है, अब मुतअद्दिद दुनिया में शिफ्ट्स आ रहे हैं और मज़ीद पावर्स आ रही हैं। ऐसे में ये कॉन्फ्लिक्ट है जिसके बाद बार बार लोग अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, सारे के सारे जाकर अमेरिका से ये कह रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि आप किसी तरह से इसराइल को रोको। तो इस वजह से भी इसको तूल दिया जा रहा है, या कहीं ना कहीं अमेरिका अपना असर दिखाने के लिए या अपना अपर हैंड रखने के लिए इस चीज़ को तूल दे रहा है? जो भी इसका जवाब देना चाहे पैनल के ऊपर। मेरा नहीं ख्याल अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि मैं तो ये समझता हूँ कि इससे अमेरिका की अथॉरिटी अंडरमाइन हो रही है, अमेरिका की मुनाफिकत एक्सपोज हो रही है कि एक तरफ जिन मुमालिक के साथ उनका सियासी मसला चल रहा होता है उधर वो ह्यूमन राइट्स के इशू बनाते हैं, और दूसरी तरफ एक जेनोसाइड हो रहा है और अमेरिका खामोश है। तो इससे अमेरिका की पोजीशन अंडरमाइन हुई है, अमेरिका को कोई फायदा नहीं हो रहा, वो दिन ब दिन कमजोर हो रहा है। साफी साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे। जी, मैं भी यही अर्ज कर रहा था कि देखिए, इजराइल जो कुछ कर रहा है उसने खुद अमेरिका को भी नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाया है और पहुंचा रहा है। एक तो आप देखें कि उसके यूरोप के जितने इत्तेहादी थे, जो उनके साथ कई ऐसे हैं कि जो नेटो में भी उनके साथ शामिल है, उन्होंने मजबूर होके और अपने लोगों के प्रेशर की वजह से, और जो जेनोसाइड हो रहा है, जो नस्लकुशी हो रही है, उसकी वजह से मजबूर होके उन्होंने एकतरफा तौर पर फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान किया, जो अमेरिका को अच्छा नहीं लगा। वो ममालिक पहले कभी भी इस तरह अमेरिकी मर्जी के बगैर इक़दाम नहीं करते थे। तो अमेरिका को उसने अपने इत्तेहादियों से भी दूर कर दिया है, और ख़ुद अमेरिका की इमेज भी, जिस तरह की चीमा साहब ने कहा कि उसकी मुनाफिकत के सामने आ रही है, और उसका जो इजराइल के लिए हमदर्दी है वो भी सामने आ रही है। और वो यानी जो जो कुछ हो रहा है गजा में, उस पे कोई भी इंसान वो कैसे उसको सपोर्ट कर सकता है, कैसे उसको जस्टिफाई कर सकता है। लेकिन यरगमालियों की आड़ लेकर डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, हमारे तजियाकारों की आपने राय सुनी। पैनल एक तरफ है, वो समझते हैं कि अमेरिका सिग्नल्स गो के ऐसे ही दे रहा है कि उनकी तरफ से कोशिशें हो रही हैं, एफर्ट्स हो रही हैं, लेकिन गैर संजीदगी का अंसर बहुत ज़्यादा इसमें नज़र आता है अभी भी। विद दैट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर आपके सवालों के साथ वापस आएंगे। वेलकम बैक। हम आप लोगों के सवाल जो भेजे गए हैं तजियाकारों के सामने रखते हैं। उमर चीमा साहब से पहला सवाल करते हैं। चीमा साहब, पूछा जा रहा है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज दावा कर रही हैं कि पंजाब में ऐसे अजला भी हैं जहां ज़ीरो क्राइम है, जिन अजला में क्राइम था वहां अब लोग कहते हैं कि अमन हो गया। ये उन्होंने जो नई फोर्स या अथॉरिटी एक बनाई गई है पैरा, उसका हवाला देते हुए कहा। तो सवाल ये हो रहा है कि क्या मरियम नवाज का दावा दुरुस्त है? ये फीडबैक इस तरह से आ रहा है, मुझे ये नहीं पता कि किसी जगह पे कोई क्राइम रेट जीरो हो गया या नहीं, लेकिन ये फीडबैक आ रहा है कि पहले की निस्बत अमन है। कोई चोरियां, डकैतियां, इस तरह के वाकयात, कत्ल के वाकयात, तो उसमें काफी कमी वाकई हुई है। जो फोर्स का जिक्र कर रही है वो है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, CCD। हाँ, और वो एक लिहाज से बड़ा बहुत सारे लोगों के लिए वो एक दहशत की अलामत भी बनी हुई है।
जो उसके आर्गूमेंट्स दोनों तरफ से आ रहे होते हैं, क्योंकि उस पर यह भी इल्जाम होता है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है। लेकिन ओवरऑल अगर क्राइम की बात करें तो उसमें वाकई काफी कमी हुई है। मेरी कई पुलिस के लोगों से भी बात हुई है। ये भी उनको भी बात हफ्ताद होते हैं कि हमारे यहाँ एक पैरल फोर्स बन गई है, लेकिन साथ वो ये भी कह रहे होते हैं कि इसकी वजह से क्राइम भी कट डाउन हुआ है। अगर लोगों से बात की जाए तो उधर से भी फीडबैक यही आ रहा होता है कि पहले की निस्बत अमन है, अच्छा या रात के टाइम सफर करने में जो मसाइल पहले आते थे वो अब नहीं है। सर, तो ये जिन अजला की बात कर रही हैं, कोई इलाके हैं जिनकी निशानदही की गई है, कोई ज़िले हैं जिनकी निशानदही की गई है जहाँ पर इतनी बेहतर सूरत हाल है या बेहतर हो रही है एटलीस्ट? मुझे नहीं आइडिया वो किस जगह की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा अपना ताल्लुक जो है वो गुजरांवाला से है। मैं उधर जाता हूँ तो मुझे तो इसी तरह का फीडबैक मिलता है जो मैंने अच्छा, आपको बताया है, कि लोग अपने आप को कहते हैं कि अब इसमें जो इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी इंप्रूव हुई। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हुआ है तो। बहुत शुक्रिया उमर चीबा साहब। आगे बढ़ते, साफी साहब आपसे सवाल हो रहा है फ्रांसीसी सदर से मुतल्लिक, जिनका कहना है कि ट्रंप को नोबेल इनाम उसी वक्त मिल सकता है जब वो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़ा ख़त्म करवाने में कामयाब हो। मेरे ख्याल में बड़ी जो है ना एक मजाक वाली बात है कि इन हालात में ट्रंप जो है वो नोबेल प्राइज का तवक्को करें। अब वो जिन जंगों के खात्मे की बात कर रहा है तो उसमें वो ईरान के जंग की भी बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने खुद हिस्सा भी लिया था। यानी जंग को भी जायज़ करार दिलवा दिया था, इसराइल के साथ खड़े हो गए थे, और जंग में खुद उनके जहाज़ों ने हिस्सा भी लिया। अब वो उस जंग को रुकवाने का भी क्रेडिट ले रहे हैं, और वो जिन जंगों को गिनते हैं कि मैंने रुकवा दिए हैं तो उसमें उसको भी शामिल करते हैं। बाकी ये बिल्कुल फ्रांसीसी सदर का कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि देखें, जंगें तो होती हैं, लेकिन इस तरह के मजालिम और इस तरह नस्ल कुशी और इस तरह बेबस लोगों पे, बच्चों पे, खवातीन पे, उनको रोज़ाना की तादाद के हिसाब से जो है कत्ल करना, और फिर उस मुल्क के साथ खड़े हो के दुनिया में उसकी वकालत करना, और उसके बाद नोबेल अमन इनाम की तवक्को करना, ये मेरे ख्याल में तो अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है। यहाँ इस वक्त तो नेतन्याहू को और डोनाल्ड ट्रंप को, उनको कातिल का टाइटल मिलना चाहिए कि जो मासूमों को कत्ल कर रहे हैं, ना कि उनको कोई नोबेल प्राइज दिया जाए। अगर मासूमों को कत्ल करने और उसकी सरपरस्ती करने और उसको शय देने पे नोबेल प्राइज मिलते हैं तो फिर ठीक है, ट्रंप को दे दिया जाए। बहुत अहम बात। बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब। इसी के साथ एक ब्रेक से वापस आएंगे, फिर बाकी सवाल शामिल करेंगे। वेलकम बैक। एक बहुत अहम मामला, 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी अब दोबारा समाअत 7 अक्टूबर को होगी। रीमा उमर साहिबा, आपकी क्या तवक्कुआत हैं इस समाअत से? जी शुक्रिया अलीना। एक फैसला तो कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उन्होंने देर इतनी लगाई है इन पिटिशंस को सुनने के लिए, तो फैसला उन्होंने कर दिया है। क्योंकि अब अगर वो स्ट्राइक डाउन करते हैं तो पिछले 1 साल में जो भी इकदामात लिए गए हैं, जो भी फैसले आए हैं, जिसमें हमारी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्पोजिशन ही बदल गई है, वो सब रिवर्स तो नहीं हो सकते। तो 2 तरह से अदालतें फैसले करती हैं, एक फैसला दे के, एक फैसला ना दे के। तो फैसला ना दे के, इन पिटिशंस को ना सुन के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है। दूसरी बात यह है, इसमें बहुत से टेक्निकल सवालात हैं कि कौन वो जजेस हैं जो ये पिटिशन सुन सकते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को स्ट्राइक डाउन कर सकता है कि नहीं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम तफसील में उसकी बात करें, लेकिन फ्रैंकली अगर आप हमारा एक पॉलिटिकल सिनारियो इस मुल्क का देखें, उसमें ज्यादातर लोग और हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं की वो चाहते हैं स्टेबिलिटी, और उस स्टेबिलिटी में वो नहीं चाहते कि अदालतें कोई भी रुकावट क्रिएट करें। अगर 26th अमेंडमेंट की ये पिटिशन सुनी जाएंगी, उसमें कोई भी ऐसा फैसला आएगा जो इस स्टेबिलिटी के खिलाफ होगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो मैं वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही। हाँ, मैं ये जरूर एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो सुनेगा, वो अपने आप को मजीद एक्सपोज करेगा
क्योंकि जैसे जैसे फैसले आ रहे हैं, बहुत से लोग जो पहले कह रहे थे नहीं हमें इसी तरह की अदालतें चाहिए, वो भी अब सवाल उठा रहे हैं कि ये ज्यादती हो रही है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हमें मजीद कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सब नहीं, कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा है, वो अपने आप को मजीद एक्सपोज करेंगे। यही मेरी तवक्को है, कोई और इससे बेहतरी की तवक्को नहीं। थैंक यू रीमा। शैल साहब, आपसे हो रहा इकॉनमी से मुतल्लिक सवाल। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 6 करोड़ अफराद शदीद गुर्बत में हैं, जबकि हुकूमत इस्तेहकाम और मुस्तकिल तरक्की का दावा कर रही है। क्या हुकूमत का दावा ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी करता है, खासकर वर्ल्ड बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक की रोशनी में? देखिए, हुकूमत का जो दावा है वो ये है कि माशी स्टेबिलिटी आ रही है, वो बिल्कुल एक फैक्ट है। हम शायद 1.5-2 साल पहले डिफॉल्ट के करीब थे, अब वो सिचुएशन नहीं है। लेकिन क्या ये मतलब है कि मुल्क तरक्की कर रहा है? मेरे ख्याल से उससे भी हम बहुत दूर हैं। और मुल्क तरक्की करेगा, उसके बाद जो अवाम है उनकी जिंदगी बेहतर होती है, लेकिन ये हो नहीं रहा है इस वक्त। क्योंकि अगर पिछले 3 साल का आप खाली डेटा उठा लें तो हमारी जो क्यूमुलेटिव ग्रोथ है वो 2.5 से 3% की रही है, वो भी हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक, जिसको बहुत सारे लोग चैलेंज करते हैं। फिर जो महंगाई की शरह है, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि जहां पे 2.5-3 शरह क्यूमुलेटिव ग्रोथ है, उसमें यह भी बात याद रखने की जरूरत है कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो 2.5% से बढ़ रही है हर साल। यानी कि अलीना, अगर आप एक साल में 2.5-3% की ग्रोथ दिखाते हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हो उतनी जितनी लोगों को जरूरत है। तो वो तो उससे तो हम बहुत पीछे हैं। मैं तो बात कर रहा हूँ 2.5-3% क्यूमुलेटिव ग्रोथ इन 3 ईयर्स, और कहा 2.5% की ग्रोथ पॉपुलेशन में हर साल हो रही है। दूसरा, महंगाई इन पिछले 3 सालों में क्यूमुलेटिव तकरीबन 50 से 60% के दरमियान है। यानी एक कोई शख्स है, उसका रोजगार नहीं बढ़ा, उसकी आमदनी नहीं बढ़ी, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। उसका रिजल्ट बिल्कुल सिंपल है कि आपकी जो आबादी है उसका एक बड़ा चंक जो है, अब वो गुर्बत की सतह से तो नीचे था ही, लेकिन अब वो शदीद गुर्बत की सतह से भी नीचे चला गया है। तो मेरे ख्याल से इसमें जब तक हम नहीं देखेंगे कि मुल्क में 5-6% की ग्रोथ होगी, महंगाई कम होगी, नया रोजगार मिलेगा और जो आमदनी है लोगों की उसमें इजाफा होगा। और पॉपुलेशन पे तो चले, वो तो एक ऐसा इशू है जिसपे किसी की तवज्जो ही नहीं ना। आज तक किसने इस पे बात की कि 2.5% से अब क्यों ग्रो कर रहे हैं, जबकि हमारे इर्द गिर्द अगर ममालिक देखें, इंडिया, बांग्लादेश, उन्होंने कंट्रोल करके दिखाया है। चाइना ने एक जमाने में किया था, खैर वहां तो अब एजिंग पॉपुलेशन का इशू शुरू हो गया है, लेकिन बांग्लादेश ने कंट्रोल करके दिखाया। तो हमारी तो वो सिमत ही गलत है। तो मेरे ख्याल से अभी जो हालात है उसमें अवाम बहुत ज्यादा परेशान है। उनका नॉर्मल जो अखराजात होते हैं, चाहे वो रेंट के हों, बिजली के हों, वो भी नहीं बन पा रहे, पूरे नहीं हो पा रहे। शहजाद, वक्त जरा कम है, एक सादा अल्फाज में समझा दीजिएगा। यही वर्ल्ड बैंक, यही IMF हैं जिन्होंने कहा कि बेहतरी के लिए, मईशत के लिए आपको ये इकदाम करने पड़ेंगे, और उसी के ऊपर हुकूमत अमल दरामद करके कह रही है कि हमने स्टेबिलिटी हासिल की। फिर वो क्यों नहीं काम कर पा रहे? वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक क्या उनके अंदाजे गलत हैं? क्या मसला है? नहीं, जैसे मैंने कहा, अंदाजे तो बिल्कुल ठीक है वर्ल्ड बैंक के, बल्कि शायद हमारे यहाँ कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इससे ज्यादा गंभीर सूरत हाल बताते हैं। लेकिन हुकूमत स्टेबिलिटी की बात कर रही है। वो स्टेबिलिटी, जैसे मैंने कहा, एक मैक्रो लेवल पर होती है कि हाँ, मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो रहा, हमारे रिजर्व जो है वो 15-16 बिलियन डॉलर्स के हो गए, तो हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, ठीक है, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन ग्रोथ जिसमें आप देखेंगे इंडस्ट्री चले, आपका ज़राई शोबा जो इस साल और बहुत ज्यादा मुतासर होगा सैलाब की वजह से, पंजाब में जो ज़राअत को नुकसान हुआ है उससे और ज्यादा आप देखेंगे कि लोग जो है वो खतरा गुर्बत से नीचे जाएंगे। तो दरअसल मेरा सवाल था इस्लाहात से मुतल्लिक कि जो इस्लाहात करने थे हमें बेहतरी के लिए, कहीं उसमें तो कमी नहीं है। बहरहाल माजरत, हमारे पास इस वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, तो इजाजत पड़ेगी हमें। अल्लाह हाफिज।